आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है आपका, जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की इस पहल को शुरू किया है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। कोरोना से जुड़े तमाम सलाह आप उनसे ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर निधि दीक्षित जुड़ी हैं। आपको बता दें, आप सभी सवालों का जवाब वो देंगी। ऐसे में घर बैठे आप सलाह ले सकते हैं। नंबर्स हम लगातार फ्लैश करेंगे, जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम दर्शकों से ये अपील है कि जब भी आप फोन नंबर को डायल करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम को जरा कम कर लें, जिससे कि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच सके। इंडिया न्यूज की ये बड़ी मुहिम, जहां पर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओपीडी में खासतौर पर हम एक बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ आपके लिए, जहां पर लोग अस्पताल जाने से कतराते हैं। खासतौर पर कोरोना महामारी में लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं, कोरोना महामारी को लेकर कई कंफ्यूजन है। ऐसे में अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़कर उनका जवाब दे सकते हैं। तो आज कोविड ओपीडी में हमारे साथ डॉक्टर निधि दीक्षित जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका कोविड ओपीडी में। सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी मैम, जिस तरीके से लगातार मामले घट रहे हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां से उन तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं, क्या सलाह आप देना चाहेंगे? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा जब पहली लहर के बाद आंकड़े घटे थे, लेकिन लोग एकदम से लापरवाह बन गए थे और यही वजह है कि जब दूसरी लहर ने दस्तक दी तो सब कुछ तहस नहस होता हुआ सा नजर आया। तो यहां से लोग लापरवाही ना बरते, उसको लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह पहली लहर के बाद दूसरी लहर हमने खुद आमंत्रित करी थी, मैं ये कहूंगी जो हम सब बहुत लापरवाह हो गए थे। आम जनता के मन में आप हम सबको पता है कि कोविड से क्या क्या सावधानी रखनी है। जो भी सरकार हमसे बार बार अपील करती है तो यही है कि आप मास्क पहने, नियमित रूप से मास्क पहने। अभी भी हम देखते हैं बाहर शहर में लोगों ने जैसे जैसे केस घटना शुरू हो गए हैं, लोगों ने अपने मास्क निकालना शुरू कर दिया है, लापरवाही शुरू हो गई है। गैदरिंग जैसी अमूमन देखने को मिल रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे। अभी भी हम लोगों को अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज दूरी जो सरकार के उसमें भी है और मास्क पहनना है। अभी भी जब बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकलें, अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। उसके लिए जो भी नियम है वो सब फॉलो करें और अपना हाथ धोएं जब भी बाहर आए। वही 20 मिनट जो है, ये इन सभी चीजों से ही हम बाकी कोरोना को रोक सकते हैं। तीसरी लहर को हम बहुत अच्छे से रोक सकते हैं और वैक्सीन लगवाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें, लेकिन उसको लेकर भी लगातार लोगों के मन में आशंकाएं मैम बनी हुई हैं। ऐसे में पहले तो वैक्सीन को लेकर और अब लगातार सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि साइड इफेक्ट्स बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। उसको लेकर क्या जानकारी दर्शकों को आप देना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अगर थर्ड वेव, तीसरी लहर को रोक सकते हैं तो वैक्सीन उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भी वैक्सीनेटेड है, हमने भी वैक्सीन लिया, मैंने खुद, मेरे परिवार में सबने वैक्सीन लिया हुआ है और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम हमेशा पेशेंट्स को मैं इसी तरह समझाती हूँ कि जैसे हम बच्चों को भी तो टीका लगवाते हैं, उनको भी बुखार आता है, तो क्या हम टीका नहीं लगवाएंगे? या बहुत सारी जो इतनी इंपॉर्टेंट बीमारियों से बच्चों की जो सुरक्षा है, जब बच्चों को हम लगवा सकते हैं, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं कि बुखार आएगा ही आएगा, और उसके बाद कहिए कि नहीं बुखार आएगा, इसलिए तो बुखार आने की वजह से आप कोरोना से तो बच रहे हैं ना। तो बिल्कुल 100% वैक्सीन सुरक्षित है और लगवाना ही है। जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, हजारों में लाखों में किसी एक को सीवियर साइड इफेक्ट है, अदरवाइज जो नॉर्मल है, हाथ दुखना, पैर दुखना, बुखार आना, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 18 ईयर्स से अबव अब तो एलिजिबल हैं और सबको लगवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर निधि, ऐसे में अगर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और उसके बाद अगर किसी को कोविड हो जाता है तो कितने समय बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं बॉडी में?
जी हाँ, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेशेंट्स भी पूछते हैं। तो हम यही बोलते हैं 4 to 6 वीक्स का गैप होना चाहिए। जब आप ठीक आफ्टर रिकवरी, आप जब कोरोना आपका ठीक हुआ है, और अब तो क्योंकि 84 डेज का कोविशील्ड में है कि 84 डेज होना चाहिए, तो उसमें आप वही है 4 to 6 वीक्स को आप गैप उसको इंक्लूड करके और उसमें आप लगवाएं। लेकिन वैक्सीन जो है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आप ऑलरेडी जब इन्फेक्ट हुए तो उसने भी आपको एंटीबॉडी प्रदान करी, तो एक तरह से उसने भी आपको एक सुरक्षा दी है। अब वो कितनी प्रोटेक्टेड है कितनी नहीं, इसके लिए अभी रिसर्च जारी है, तो इसलिए अपन बहुत ज्यादा दावे से नहीं कह सकते हैं, बट उसके लिए उसको 4 to 6 वीक्स का गैप आफ्टर रिकवरी रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से सजेशंस जो दिए जा रहे हैं, आप तमाम लोग उसका पालन ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर निधि, इस बीच सवाल ये भी है कि अगर दोनों डोजेस किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की लगवा चुके हैं, तो उसके बाद क्या कोई अन्य वैक्सीन हम लगवा सकते हैं, या फिर सिर्फ किसी एक वैक्सीन की 2 डोज ही काफ़ी हैं? जी, अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमारे इंडिया में ये वैलिड नहीं है, और 2 डोज काफी हैं। 2 डोज के 2 वीक्स बाद, 21 डेज बाद अमूमन पेशेंट्स को काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। अभी बूस्टर डोज के ऊपर हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है। गाइडलाइंस होंगी तो फिर उसके बाद फॉलो किया जाएगा, रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर दैट। बिल्कुल डॉक्टर निधि, इस बीच ये भी आपसे लगातार कॉमनली बहुत सवाल आता है कि अगर हमने किसी एक वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, तो क्या दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की ली जा सकती है? जी नहीं, मिक्सिंग अभी अलाउड नहीं है। उसी वैक्सीन का वही जो आपने जो वैक्सीन फर्स्ट डोज ली है उसी का ही सेकेंड डोज लीजिए। मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि जो तमाम नियम हैं उनका पालन किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में इसको लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन इन सबके बीच ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी तक महामारी खत्म नहीं हुई है, त्रासदी बहुत बड़ी है। ऐसे में घर बैठे जो लोग सुरक्षित हो चुके हैं या फिर जिन्हें कभी कोविड हुआ ही नहीं, उनको यहाँ से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, किस तरीके से खान पान वो करें और किस तरीके की दिनचर्या उनकी पूरी रहनी चाहिए, और खासतौर पर फिजिकल एक्सरसाइज जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग देते नहीं है। भागदौड़ वाली हम सभी की जिंदगी हो गई है, लेकिन डॉक्टर निधि, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो कौन सी वो फिजिकल एक्सरसाइजेज होंगी जिन्हें अपने डेली लाइफ रूटीन में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि खतरा अभी टला नहीं है, और जो लोग अभी तक बचते आए हैं पहले तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है आपने लापरवाही करी तो आप भी चपेट में कभी भी आ सकते हैं। री इन्फेक्शन कॉमन नहीं है, पर री इन्फेक्शन के भी केसेस हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो अभी लापरवाही करेगा वो दोबारा भी चपेट में आ सकता है। वैक्सीन के बाद भी केसेस देखे गए, इसीलिए अमूमन हमको जो करना है वो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कहने का ये है कि आप अपना बैलेंस डाइट लीजिए। ऐसा नहीं है कि यही काढ़ा ही काढ़ा पी रहे हैं, और जो भी आपको मतलब अपना हेल्दी एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लीजिए। एक्सरसाइज शुड इंक्लूड, एक्सरसाइज इंक्लूड करिए अपनी दिनचर्या में। आप सुबह उठे एटलीस्ट प्राणायाम जिसे बोलते हैं हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपनी जो लंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है उन पे थोड़ा सा वर्क करिए, और व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करिए, सैर करिए। पेशेंट्स को वॉकिंग की हम सलाह देते हैं कि आप वॉक करिए, और हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए अपना। 3 से 4 लीटर, अभी गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस कॉमन है, तो अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने दीजिए। वो भी वाटर इटसेल्फ इज अ थेरेपी, वो अपने आप में आपको हीलिंग के लिए हेल्प करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज होने में हेल्प करते हैं बॉडी से। इसीलिए अपनी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी लगातार पिए, रेगुलर पिए, एक्सरसाइज रेगुलर करें, और डाइट अपनी हेल्दी रखें। हेल्दी का मतलब जंक फूड अवॉइड करें, और अपनी जो संतुलित भारतीय डाइट है और स्पाइसी, ज्यादा तला भुना ना खाएं, और अपनी डाइट में रिसर्च ने कहा है हल्दी इंक्लूड करें। सोया प्रोटीन इज ऑल्सो हेल्पिंग, तो सोया इंक्लूड करें जो आप लोग ले सकते हैं। तो ये 2 चीजें जो है डाइट में आप इंक्लूड करने से काफी हद तक इम्यूनिटी मिलती है इससे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा खान पान रहे, और यहाँ से लापरवाही कम से कम बिल्कुल नहीं बरतनी है। पहले तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर लोग परेशान थे, खौफ था, डर था। अब ये फंगस आ गया, ऐसे में फंगस के खासतौर पर मिट्टी में होने को लेकर भी दावा बड़े स्तर पर डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। एनवायरनमेंट में ये रहता है, कैसे इससे बचा जाए, किस तरीके से यहाँ पर वो स्टेप्स लिए जाएं जिनसे कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस और ये तमाम तरीके के फंगस के जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं उनसे बचा जा सकेगा? देखिए, ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये ऑलरेडी सदियों से एनवायरनमेंट में है और इनके केसेस थे। बट प्रॉब्लम ये है कि अब एक तो थोड़ा सा हाइप है, सेकेंडली क्योंकि ये उन पेशेंट्स में कॉमन है आज तक भी
जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी डाउन है, जैसे कि आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या आपके पेशेंट्स जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको इम्यूनिटी सप्रेस रहती है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाई दी जाती है, ये उन पेशेंट्स में वैसे भी कॉमन थे। अब क्योंकि कोविड के बाद में स्टीरॉइड्स का यूज एंड बहुत सारी ऐसी कोविड खुद अपने आप में एक इम्यूनोसप्रेसेंट वो है तो कंडीशन है, तो उसमें पेशेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म जिनको ज्यादा इम्यूनिटी जिनकी सप्रेस रही है उसमें ये फंगस जो है ये आ रहा है। ऐसा एनवायरनमेंट में ये ऑलरेडी था, आज नहीं है कि अभी कोविड आ गया तो ये ब्लैक फंगस भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी सालों से सदियों से अपने एनवायरनमेंट में है और आज भी हम लोग उससे बचते आए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका वो खान पान अच्छा है, पोस्ट कोविड आपने उसके बाद भी अपनी अच्छी इम्यूनिटी बूस्टअप करी हुई है, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए जो पेशेंट बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि ब्लैक फंगस हो जाएगा, अब मुझे, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो कोविड पेशेंट है उसको ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस होना ही होना है। जिन पेशेंट्स की लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है उनको भी होता है, नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ऐसा कुछ इतना डरने वाली बात नहीं है, पर हाँ सजग रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी आपको तकलीफ होती है आप अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, अपने हिसाब से कोई भी चिकित्सा करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, ऐसे में क्या कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि कोविड को लेकर जैसे आपने एक पर्टिकुलर डाइट यहाँ पर बताई है, क्या ब्लैक फंगस को लेकर भी, इस तरीके के फंगस से होने वाले तमाम संक्रमित बीमारियों को लेकर भी क्या सेम रूटीन को फॉलो करना चाहिए? मैम बस जो नॉर्मल अपना इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकती हैं चीजें वो करनी चाहिए, नियमित व्यायाम लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक फंगस को लेके ये पर्टिकुलरली ऐसा या वैसा कुछ भी नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी आप अप रखने के लिए पेशेंट्स को हमेशा अपना एक रेगुलर दिनचर्या फॉलो करें, एक्सरसाइज इंक्लूड करें, बार बार बोल रही हूँ, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। आप नियमित रूप से अपने बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो अच्छी बनाए रखें और अच्छा आहार लें, संपूर्ण आहार लें। ऐसा नहीं है कि ये ना लें वो लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रोटीन रिच डाइट, अंकुरित दाल, अंकुरित चने हम कहते हैं, फ्रूट्स लीजिए, है ना, फल, अच्छे ताजे फलों का सेवन करें और अपनी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं अपनी शुगर कंट्रोल में रखें। तो इससे आप काफी हद तक इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर निधि, ऐसे में जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान जो माइनर लक्षण होते थे, डॉक्टर्स लगातार ये सलाह दे रहे थे कि होम आइसोलेशन में ही रहें और वहीं पर उपचार करें, आप ठीक हो सकते हैं आसानी से। क्या ब्लैक फंगस के केस में भी ऐसे ही किया जा सकता है कि अगर आपको छोटे मोटे लक्षण हैं तो घरों पर ही बैठकर आप ठीक हो सकते हैं, या फिर तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा? नहीं, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ऐसी कोई भी गलती ना करें क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो सकती है, इसमें आगे भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए बैठ के घर पे ऐसा कोई वो ना करें तुरंत, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे को, पहली चीज तो ये भी ये है कि कोई ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी नहीं है कि आपको अगर ब्लैक फंगस है तो आप दूसरे को फैला देंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसमें होम आइसोलेशन का इतना रोल नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के, खासतौर पर ब्लैक फंगस जैसी बीमारी में, किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन तो कम से कम ना करें। लेकिन डॉक्टर निधि, एक सवाल वैक्सीन को लेकर मैं दोबारा से पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोग लगातार ये पूछ रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्ग की कोई गंभीर बीमारी है पहले से, फिर चाहे वो शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की हो या फिर डायबिटीज हो, तो क्या ऐसे केसेस में वैक्सीन लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इनफैक्ट देखेंगे कि जब पहली बार वैक्सीनेशन आया था 65 आवर्स के लिए, तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान था कि जिन लोगों को ये बीमारी है उनको स्पेशल प्रावधान था कि 45 इयर्स के ऊपर भी वो लोग ले सकते थे। मतलब 45 to 50 इयर्स के ऊपर भी उसमें स्पेशल प्रावधान दिया गया था भाई, कि जिसको हाइपरटेंशन है 10 साल से, जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसको हार्ट की बीमारी है, जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिनको तमाम सारे उसमें ये सब भी था कि ये स्पेशल कैटेगरी हो गई कि इनको तो वैक्सीन लेना ही लेना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमें अस्थमा की बीमारी है तो हमें लेना चाहिए, हमें ये है हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो ऐसा तो नहीं कि हमें कोविड हो जाएगा वैक्सीन लेने से, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए। उसमें ठीक है डॉक्टर निधि, इस बीच हमारे दर्शक विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेके बताया जा रहा है, तो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को क्योंकि अब स्कूल का वर्चुअल चल रहा है, कहीं बच्चे बाहर जाते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो उनको काम क्या कर सकते हैं?
जो बड़ों के लिए है वो ही बच्चों के लिए है कि भाई हम उनको होम आइसोलेट ही रखें। जितना बच्चों को तो आप जितने अच्छे तरीके से बच्चों ने बिहेवियर किया उतने तो बड़े भी बिहेव नहीं कर पाए हैं कि आराम से उनको मास्क पहना के ही बाहर ले जाएं, हाथ उनको हाइजीन का ध्यान रखें कि भाई वो कहीं इधर उधर जाएं या किसी, पहली बात तो उनको भी किसी हमको क्राउड में ले जाना ही नहीं है, भीड़ भाड़ इलाके में ले जाना ही नहीं है। अभी स्कूल बंद है, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, आई भी होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का उनको समझाएं, हम घर पे रह के उनकी काउंसलिंग करें कि कभी अगर स्कूल खुलते हैं या अगर बाहर निकलते हैं तो किस तरह हमें सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज दूरी बना के रखनी है, मास्क नहीं उतारना है, अपने कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और हाथ तो अपना जब भी बाहर से आए तो अपने हाथ, मुंह और नाक पे हाथ नहीं लगाना है, जो बच्चों में बेचारों में कॉमन होता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। पर ये चीजें हमको उनको समझानी चाहिए कि अपना हाइजीन के बारे में हम थोड़ा सा, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हम उनको जो है ये इसके बारे में शिक्षित करें। बिल्कुल डॉक्टर निधि, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को क्या खिलाया पिलाया जाए, क्योंकि बच्चे अमूमन काढ़ा नहीं पीते हैं, किसी प्रकार की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो उस केस में उनको लेकर किस तरीके से ख्याल रखा जाए? देखिए, अच्छी बात ये है कि सेकेंड वेव में भी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे और मैक्सिमम बच्चे जो है वो माइल्ड डिजीज से निकल गए थे। कुछ ही एक बच्चे थे जो सीरियस डिजीज में गए थे। अभी क्योंकि हमारे पास वैक्सीन बच्चों के लिए ट्रायल पे है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, गाइडलाइंस अभी बच्चों के लिए नहीं आई हुई हैं, तो उसके लिए हमने यही उनको यह प्रिकॉशन ही अभी हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों को हम जो मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और हाइजीन के लिए बच्चों को हम वो रखें, शिक्षित रखें। एंड उनकी जो छोटी मोटी उनको वायरल वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो उसमें तुरंत उनका उपचार लेके, ताकि उनकी बॉडी में कभी इम्यूनिटी वो ना हो, अफेक्टेड ना हो। और अच्छा उनका भी खान पान रखें, फल फ्रूट दें। बच्चे तो मैं बोलूंगी कि ठीक है, थर्ड वेव का इंटेंडिंग है, इतिहास गवाह रहा है कि अभी तक जितनी महामारियां हुई हैं उसमें सेकेंड वेव जो है वो ज्यादा नहीं है हमेशा खतरनाक। थर्ड वेव भी अगर इम्पेंडिंग है उसको हम सब रोक सकते हैं, और बच्चों को शिक्षित रखेंगे तो उनमें भी अभी तक जो देखा गया है वो माइल्ड डिजीज ही देखी गई है। बहुत कम परसेंटेज बच्चे हैं जो सीवियर में गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर निधि, जैसा कि जिक्र आपने मास्क का किया, मास्क बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में किस तरीके से मास्क का इस्तेमाल करें और कब तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे डिस्पोज कैसे किया जाए, क्योंकि लोग वहीं चूक करते हैं और वहाँ से भी संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना रहता है। उसको लेकर प्रॉपर जानकारी आप दर्शकों को दें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये बिल्कुल बहुत कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम है हम सबके साथ में कि सबसे पहले तो आप जो मास्क है वो डिस्पोजेबल मास्क यूज करें। कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो उसको धो के अच्छी तरह सुखा के यूज करें, और एटलीस्ट आपका जो मास्क है वो रोज बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही मास्क आया, टांग दिया, फिर वही निकाला। अब यूजुअली पेशेंट की आदत रहती है जो सामने वाला पोर्शन रहता है उसमें, उस पोर्शन में पेशेंट जो है वो मास्क जो है उस पर हाथ लगाते हैं। सबसे इन्फेक्टेड एरिया होता है जो हमारे मुंह के सामने वाला मास्क का हिस्सा होता है। कभी भी आप मास्क को उतारें तो हमेशा कान के पीछे से जो लूप है या आपके सर के जो लूप है बस उसी से उतारें और उसको डिस्पोज ऑफ करें। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब यहाँ नहीं कि यहाँ कहीं भी दुकान के सामने खड़े हैं वहीं उतार दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसको प्रॉपरली आप डस्टबिन में डालें, या आपके पास एक आप पेपर बैग्स बनाएं और उसको डिस्पोज ऑफ करें, और जो आपका जो कॉमन डस्टबिन है उसमें डिस्पोज ऑफ करें। ये एक खतरनाक बायोडिग्रेडेबल वो चीजों में आता है। ये एक खतरे वाली चीज होती है कि इसमें अगर आप इन्फेक्ट हैं, आप किसी को हुए तो आप वो उसके थ्रू भी तो आप फैला रहे हैं, तो उसको आप इस तरह यहाँ वहाँ ना डिस्पोज करें, इधर ना फेंकें, और उसको प्रॉपर कचरे के डब्बे में ही डाला जाए, पेपर बैग में लपेट के। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम मिस आउट कर देते हैं और यही आगे जाके बहुत ज़्यादा समस्या बन सकती है। तीसरी लहर को लेकर भी लगातार जिस तरीके से खबरें डॉक्टर निधि सामने आ रही है वो अपने आप में भयावह है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा जिस तरीके से खतरा हमने देखा दूसरी लहर में, जितना डैमेज होना था शायद उतना डैमेज तीसरी लहर में नहीं होगा। उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आप दें, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों के जहन में ये बैठ जाता है और उसके बाद वहीं से शुरू होती है कि लोग बहुत लीनियंट लेना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लापरवाहियों को लेकर भी तस्वीरें फिर सामने आती हैं। देखिए, ऐसी बात है कि हमने दूसरी लहर खुद आमंत्रित करी, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहली वेव के बाद सबक नहीं लिया। हम लोग उसी तरह से पुरानी तरह से ही मिलने जुलने लगे, पुरानी तरह से ही मास्क निकाल के, और आपस में कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी और कोई हम लोगों ने हाइजीन नहीं रखी, और उसके बाद लापरवाही करी और एकदम से फिर वो वेव आई। और ये पहले भी ऑलरेडी जितने भी पैंडेमिक्स हुए हैं लास्ट हिस्ट्री में, पहले भी जितने भी हुए हैं उनमें सब में हमने देखा हुआ है। स्पेनिश फ्लू जिसका हम जो सबसे रिसेंट पैंडेमिक हम बात करते हैं 1920 में जो आया था, उसमें भी यही था। सेकेंड वेव जो थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और ये पहले
पहले से ही हमारे जो रिसर्च वाले जो साइंटिस्ट हैं और जो लोग हैं विशेषज्ञ हैं वो सब पहले से ही चेताते आ रहे थे। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ बहुत हद तक गलत है और हम इसी सेकंड वेव से सबक लेके जो बहुत डिजास्टर्स थी, बहुत खतरनाक रही, तो उससे हम सबक लेके थर्ड वेव को बहुत हद तक रोक सकते हैं। हम थर्ड वेव की एटलीस्ट उसकी पीक को रोक सकते हैं, उसका डेंजर रोक सकते हैं, उसका एटलीस्ट माप जो उसका पैमाना है उसको तो हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने आचरण में ये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये हाइजीन, इन सब के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ये इसमें जो हम अभी भी भूल चूक कर रहे हैं, अभी भी हम नहीं सुधरे। अभी भी आप बाहर निकल के देखिए, आपको 10 में से 5-6 आदमी ऐसा दिख ही जाएगा जिसने मास्क नहीं लगाया होगा। बहुत कम लोग हैं अभी भी जो चेते हुए हैं और ये देख के बहुत दुख भी होता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। यहाँ से आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर पर फिलहाल जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें किस तरीके से अपने आप को सांचे में ढाला जाए, आने वाले कल के लिए जहां पर तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही, कैसे तैयार किया जाए और इन सब के बीच फंगस से लड़ने को लेकर एक सुरक्षा की शील्ड तैयार करनी है तो वो कैसे की जाए? सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सब लोगों को एक संदेश सबसे पहले जो देना चाहती हूँ वो है वैक्सीन। टीका जरूर लगवाएं क्योंकि रोज हमारी ओपीडी में भी आता है कि अभी भी 65 साल से 60 साल से ऊपर की स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है और उनका ये ऐसा है कि नहीं उसमें ऐसा है वैसा है, खतरा है। कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे दोनों वैक्सीन डोजेस लग चुके हैं और सुरक्षित बैठी हूँ। और एक और ये चीज है कि लैक्टेटिंग वुमेन जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। अब गाइडलाइन में आ गया है, प्रेगनेंसी में भी अलाउड है, सब्जेक्टेड कि आप अपनी कंसेंट देते हैं। तो ये सब रिसर्च के बावजूद ऐसा बोला गया है, इसमें ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था इसमें वैक्सीन में, पर क्योंकि उन महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया था रिसर्च में जिनको जो कि बच्चों को दूध पिलाती थी, स्तनपान कराती थी और जो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित है। 18+ में अब तो रिसर्च में भी बोला है 70 to 90% इसका एफिकेसी है, आराम से 70 से 90% आपको एफिकेसी देती है, आपको सुरक्षा देती है। तो सबसे पहला जरूरी चीज है कि 18 से ऊपर के जितने लोग हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगवाएं, इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें क्योंकि इस जंग में फतेह पाने के लिए अगर कुछ भी ब्रह्मास्त्र इस वक्त हमारे पास है तो वो है वैक्सीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक बने, लोगों के मन में क्लैरिफिकेशन हो हर बीमारी को लेकर कि किस तरीके से सुरक्षा खुद की करनी है, क्योंकि जब आप खुद की सुरक्षा करते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सुरक्षित एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल के लिए कोविड ओपीडी में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।